कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो रशिया के दौरे पे चले गए। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं, हमारे जो हैं हाफिज साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं मैं वहाँ पे बनाए हुए हैं। वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू फीचर्स मुतारिफ किए जाते हैं और उसको बेसिकली टेक्नोलॉजी का हब आज तक हिस्ट्री में कभी इसको पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सका, प्रेसिडेंशियल पे नहीं, कैंडिडेट पे या किसी सिटिंग प्रेसिडेंट पे इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। वो उनकी इकोनॉमी जो है ना अभी फ़िलहाल आप में जा रही है। एज़ अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फ़ॉल्ट्स निकालें, ठीक है। लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना, तो अभी बहुत लंबा है सर, मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस नहीं, आएंगे। और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन है वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, भारत अगली सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है क्योंकि जिस तरह से भारत में डेवलपमेंट हो रही है। अभी 1-2 दिन पहले खबर भी आई थी कि भारत में सिलिकॉन वैली बनने वाली है। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जल तो रही थी, और भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी जल्दी ही बन जाएगा। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको बैलेट से परे रखने की कोशिश की जा रही है, और जो एक वर्ड है जिसको मुझे बड़ा वो कहते हैं अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, उनको बैलेट से इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो मसला बैलेट का है, लेकिन डिसाइड जो है वो डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड जजेस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, जो बाइडेन वो समझते हैं कि वो किसी कीमत पर इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन हो तो वो नहीं जीत सकेंगे, और उसका हल उन्होंने यही निकाला है कि किसी तरीके से, कहते हैं ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलेक्शन से ही बाहर रखा जाए। तो उस पे 7 जजेस थे, सातों के सातों डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड हैं। 4-3 का फैसला था और उनको उन्होंने कहा, और उसके बाद 13-14 स्टेटें इस पे जंप करके, जो लिबरल हैं स्टेटें, जो डेमोक्रेट स्टेटें हैं, वो सारी जंप करके आ गई। उन्हें पता है कि इसी तरीके से किस तरीके खौफ की इलामत बन चुकी डोनाल्ड ट्रंप। अब इस वक्त देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन में डायरेक्ट मुदाखलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें वो ठीक है। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 14th अमेंडमेंट का सहारा लिया जा रहा है। उसका सेक्शन 3 है, जो कि 1919 में सिविल वार के बाद उसमें ऐड किया गया था। आज तक हिस्ट्री में कभी इसको पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सका, प्रेसिडेंशियल पे नहीं, कैंडिडेट पे या किसी सिटिंग प्रेसिडेंट पे इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको कहते हैं इंसुरेक्शन क्लास, कि लोगों को बगावत पे उकसाया जाए, लेकिन उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको कसूरवार नहीं किया जा सकता, किया गया अभी तक कहीं से। लेकिन जो इस वक्त अगर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है। उन्होंने एक टीम तैयार की है और उन्होंने सिर्फ वाहिद टास्क दिया है कि किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप को बैलेट से रोका जाए। तो ये दर हकीकत ये जो हथकंडा है एंटी डेमोक्रेटिक है, ज्यादती है। लेकिन अब देखें कि 5 जनवरी तक, 4 जनवरी तक डेडलाइन है। 5 जनवरी को बैलेट प्रिंट होते हैं। 5 मार्च को प्राइमरी के इलेक्शन होंगे, 5 मार्च को। तो उससे पहले ये सारा कुछ मसला जो है अगर ठीक ना हुआ तो फिर जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, उसकी 250 साल की हिस्ट्री है, फिर वो जमहूरियत जो है आपको किताबों में ही मिलेगी। उसके बाद आपको कहीं से देखने को नजर नहीं आएगी। वैसे इस वक्त आ रहा था कि इस वक्त जो है अमेरिका की डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो और बल्कि मैं तो इसमें मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बताना चाहूंगा कि देखें किस तरीके से इसको, ये पॉलिटिकल मैटर ये है, इसको किस तरीके से सियासत को डिरेल किया जा रहा है। कि आरजू देखे 3 साल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 3 साल जमहूरियत सोई रही है, वो बिल्कुल सारा कुछ ठीक चल रहा है। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की है और उसके बाद उनके पोल ऊपर आए हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और हर अदालत जो है वो घंटियां बजनी शुरू हो गई। एफबीआई भी पीछे चढ़ गई है। तो ये दरा हकीकत जमहूरियत का नुकसान है, वोटर्स का नुकसान है। अब देखें ये ऊंट जो है वो कौन सी करवट बैठता है ये। लेकिन ये है कि इस वक्त अगर ये प्रेसिडेंट देखें, अगर किसी को सियासी इंसान को इस तरह बैलेट से रोकने की कोशिश की गई कानून के जरिए, तो ये मेरा मकसद है फिर आगे इसका प्रेसिडेंट अच्छा नहीं होगा, हर साल ही ऐसे होगा। आज सुबह खैर एक और बात थी कि मुझसे किसी ने कहा कि देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब और इमरान खान दोनों से ऐसे हो रहा है। मैंने कहा ये थोड़ा सा आप गलत एग्जैजुरेट कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब आए भी पिछले दरवाजे से थे। 2018 में जहाज भर भर के जहांगीर तरीन साहब और एजेंसियां लोगों को लेकर आई थी।
डोनाल्ड ट्रम्प साहब को एजेंसियां नहीं लेकर आई थी, लोग लेकर आए थे, क्योंकि बराक ओबामा से लोग बेजार थे। तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प साहब जीते थे इलेक्शन। उनका डिफरेंस उनसे कंपेयर करना मेरे ख्याल में थोड़ा एग्जैजुरेशन होगी। और दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को उस्मान बुजदार साहब की मदद हासिल नहीं थी, ये भी बताना होगा। और उनके बैकग्राउंड के अंदर बीवियां तो उनकी 2 थी, पहली को डिवोर्स दे दी उन्होंने, लेकिन उनको पिंकी पीरनी ने शादी करके वजीर आजम नहीं बनाया था। ये दूसरा डिफरेंस है उनके दरमियान। अब आगे जो मैं बात करना चाहूंगा इस वक्त आरजू, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो रशिया के दौरे पे चले गए। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं, हमारे जो हैं हाफिज साहब जो है आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी कोई 2 हफ्ते से यहीं बैठे हैं। बहुत लंबा दौरा है। बहुत लंबा है सर, मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस नहीं, आएंगे। और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन है वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। ये क्वेश्चन उनका भी लेजिट है। वहाँ पे बनाए हुए हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू फीचर्स मुतारिफ किए जाते हैं और उसको बेसिकली टेक्नोलॉजी का हब समझा जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं आपके इन्फॉर्मेशन में एक और चीज़ इजाफा यार देखिए, स्टार्ट में ना पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान इन जनरल देखें तो अभी भी यही सोच है कि इस पर इतना कोई इन्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि इंडिया ने जब शुरू किया वहाँ पे एक 90s के टाइम में 90s के टाइम है, अब वहाँ पे अमेज़ॉन है, वहाँ पे गूगल के हेड ऑफिस हैं, वहाँ पे अमेज़ॉन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे पेपैल है, वहाँ सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ जो चीज़ अमेरिका में आ रही है ना, वही चीज़ डायरेक्टली इंडिया में भी आ रही है। ये सिलिकॉन वैली वहाँ पे होने का, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स होने का यही फ़ायदा है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो डायरेक्ट यूएसए से सिर्फ इंडिया में भी जाती है, तो उनको भी वो फीचर्स मिलते हैं। और हमें देखें, हम अभी तक ना पेपैल हमें मिल रहा है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ें निकालते हैं, लेकिन वट इज़ अ कॉपी कैन नेवर बी एज गुड एज द ओरिजिनल। उसमें वो फीचर्स नहीं आ सकते और इसलिए हम ना उनके पीछे लैग बिहाइंड करते जा रहे हैं। उनकी पेमेंट सिस्टम देख लो। हाँ जी, उनका पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा, वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हो यार कि एक सिलिकॉन वैली बनेगा, वहाँ पर बिलियनों डॉलर्स के बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी वहाँ पर, और जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट आती जाएगी इंडिया की वर्थ बढ़ती जाएगी। वहाँ पर आप देखोगे उनकी जीडीपी में बहुत 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 बड़ा अहम किरदार अदा होगा। और क्या पाकिस्तान के बस में होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ करके मुकाबला कर लें, या पॉसिबल है कि अभी से अगर आज जैसे कि इंडिया ने 90s के टाइम में स्टार्ट किया था, ये उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री में काम करना, बच्चों को पढ़ाना, आज देखो कि उन्हें कितने साल बाद, तकरीबन 30 साल बाद कहाँ चले गए हैं वो। हम कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर आने में? यार इंडिया का अभी आप देखें, उनका बिलियंस में उनके पास सब रिजर्व, वो उनकी इकॉनमी जो है ना अभी फ़िलहाल आप में जा रही है। एज अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फॉल्ट्स निकालें, ठीक है, लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि टमाटर बढ़ गए, ये बढ़ गए। तो पाकिस्तान अगर अभी भी इन्वेस्ट करे ना तो काफ़ी इस तरह की हिस्टोरिकल, जैसे इंडिया ने 90s में किया, साउथ कोरिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था IMF के बाद, उन्होंने भी लोन लिए थे, वो उनकी इकॉनमी भी तबाह हुई थी, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स फिर IT सेक्टर में की और ये